हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ट प्लानेट। आज मैं आपके लिए जो नया टॉपिक लेके आया हूँ सीडीपी का, उस पर आज हम बात करेंगे क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के ऊपर, जिसे हम और अन्य कई नामों से भी जानते हैं। ये टॉपिक सभी टेट्स एग्ज़ाम और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, एमपी टेट लो या सी टेट, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो लास्ट तक आज के टॉपिक के साथ हमारे साथ बने रहिए। और यदि क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत क्या होता है। तो हम इसकी अगर बात करें तो इसका जो प्रतिपादन हुआ था वो हुआ था सन 1904 में। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1904 में किया गया था। और इनको जो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे वो? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था आईपी पावलोव। आईपी पावलोव जिनका पूरा नाम था, हम इसको इवान पेट्रोविच पावलोव के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने अधिगम के लिए कि बच्चों में किस प्रकार अधिगम कराते हैं, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, उसके आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो प्रयोग किया अपना, उसका प्रयोग उन्होंने कुत्ते पर किया। यहाँ पर कुत्ते की लार पर, या फिर हम बोल सकते हैं कुत्ते की लार पर इन्होंने अपना रिसर्च किया या अपना प्रयोग किया। वो किस प्रकार किया हम देखते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कुत्ते की लार ग्रंथियों को ऑपरेशन कर एक विशेष प्रकार की नली लगाकर उसमें लार को एकत्रित किया। अब हम इसको जानते हैं डिटेल में। और इसके लिए जो इन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया, कुत्ते को पूरी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए जो टेबल यूज़ की, उसका डायग्राम आप देख पा रहे हैं, जो साइड में आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं इनके जो प्रयोग पर, इन्होंने क्या प्रयोग किया है। तो इन्होंने कुत्ते की लार पर प्रयोग किया है। वो किस तरीके से किया कि इन्होंने एक टेबल में कुत्ते को एक भली प्रकार से व्यवस्थित करके, कुत्ते की जो मुंह की लार ग्रंथियां होती है उनका ऑपरेशन करके उनमें एक नली लगा दी, और वहां से जो भी लार एकत्रित होती है उसका संबंध किससे कर दिया, एक पात्र से, जिससे जो भी लार एकत्रित होती है हम उसकी मात्रा ज्ञात कर सकें। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन लाते थे तो कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक है। ये बात हम भी जानते हैं कि ये क्या होती है, स्वाभाविक क्रिया होती है। इन्होंने इस अनुबंधन सिद्धांत का मतलब क्या होता है, हम पहले इस अनुबंधन शब्द के बारे में जानते हैं कि अनुबंधन शब्द क्या होता है। तो इन्होंने क्या करा कि जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है, मनुष्य के द्वारा जो भी स्वाभाविक क्रियाएं होती है उसके लिए एक स्वाभाविक उद्दीपक जिम्मेदार होता है। स्वाभाविक उद्दीपक जिम्मेदार होता है। तो और स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक क्रियाएं के बीच में इन्होंने एक क्या करा, संबंध स्थापित कर दिया। स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक क्रियाओं के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम बोलते हैं अनुबंधन सिद्धांत। जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुबंधन। तो स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक क्रियाएं, इन दोनों के बीच में इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान क्या करा, एक संबंध स्थापित कर दिया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंधन या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत। हम इसको अन्य कई नामों से भी जानते हैं, तो हम इनको देखेंगे आगे क्या क्या नाम से और हम इस सिद्धांत को जानते हैं। तो अब इस प्रयोग के बारे में इन्होंने जो भी सामने रिजल्ट रखा, किस प्रकार से इनका प्रयोग सक्सेस हुआ, अब हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक क्रियाएं ये क्या होती है, तो स्वाभाविक उद्दीपक जैसे मान के चले, अगर हम हमारे सामने कोई एक गर्म बर्तन रख दिया जाए और उस गर्म बर्तन को हम जैसे ही छूते हैं तो हम अपने हाथ को तेजी से पीछे खींच लेते हैं, तो वो गर्म बर्तन जो होता है वो एक प्रकार से स्वाभाविक उद्दीपक होता है।
और जिस प्रकार से हम उसको छू के हमारे हाथ को हम पीछे कर लेते हैं, एकदम तेजी से खींच लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? स्वाभाविक अनुक्रियाएं। मतलब स्वाभाविक उद्दीपक की वजह से स्वाभाविक अनुक्रियाएं स्वतः होती है। तो वहीं इन्होंने क्या किया कि कुत्ते का भोजन, इन्होंने कुत्ते के सामने क्या करा? भोजन रखा, और कुत्ते जैसे ही भोजन को देखता है उसके सामने या उसके मुंह में लार आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो भोजन है, इस भोजन को हम क्या बोलते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। इस भोजन को हम स्वाभाविक उद्दीपक, या फिर हम बोल सकते हैं इसको अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसे हम बोलते हैं UCS। और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना, ये क्या है? यहाँ पर स्वाभाविक क्रिया हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक स्वाभाविक क्रिया हो रही है, जिसे हम बोलते हैं अनुबंधित या अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जिसे हम UCR भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? UCR बोलते हैं। तो अब समझना, जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन रखा तो कुत्ते के मुंह में लार का आना एक स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक उद्दीपक है यहाँ पर भोजन। और स्वाभाविक क्रिया क्या है? जैसे ही वो भोजन को देखता है उसके मुंह में लार आने लगती है, ये स्वाभाविक क्रिया है। लेकिन क्या किया इन्होंने कि इस भोजन और ये जो कुत्ता है, मतलब यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित किया। वो कैसे किया कि इन्होंने क्या करा कि कुत्ते को जैसे ही भोजन देते हैं तो क्या करते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर एक घंटी बजा देते हैं। जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया जाता है वैसे ही भोजन देने के साथ साथ घंटी बजाई जाती है। और यही क्रिया क्या होती है? कंटिन्यू चलाई जाती है। मतलब कुछ दिनों तक लगातार यही क्रिया की जाती है कि जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया जाता है उसके साथ साथ घंटी बजा दी जाती है। इसके बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता है और कुत्ते के जो मुंह में लार आती है उसकी मात्रा क्या यहाँ से ज्ञात कर ली जाती है। लेकिन यही क्रिया जब कुछ दिनों तक यही प्रक्रिया चलती रहती है तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि कुत्ते को बिना भोजन दिए ही सिर्फ घंटी बजाने मात्र से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है और उसकी मात्रा वही होती है जो उस कुत्ते को भोजन देने के टाइम पे होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दर्शाना चाहा? इन्होंने क्या किया कि जो स्वाभाविक उद्दीपक है और जो स्वाभाविक क्रिया है उनके बीच में उन्होंने एक अनुबंधित रिस्पॉन्स का संबंध बना दिया। अब यहाँ पर जो घंटी बजाना है, भोजन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि घंटी बजाने की जो क्रिया हो रही है वो है कंडीशन रिस्पॉन्स, उसे हम बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स, जिसे अनुबंधित क्रिया भी हम बोलते हैं, अनुबंधित क्रिया। तो यहाँ तक 3 शब्द हमारे पास आते हैं, UCS, एक होता है UCR और एक होता है CR। ये क्या होते हैं? अभी हमने बताया कि जैसे ही भोजन कुत्ते को सामने रखा जाता है तो ये जो भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक क्रिया होती है। वहीं पर जो भोजन होता है वो एक स्वाभाविक उद्दीपक होता है। लेकिन यही क्रिया लगातार करने से और साथ साथ भोजन देने के साथ साथ घंटी बजाने का संबंध स्थापित कर दिया, जिससे क्या होता है अब कुत्ते को ना सिर्फ भोजन, मतलब कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता है, सिर्फ घंटी बजा दी जाती है। तो घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है और लार की मात्रा भी उतनी ही होती है जितनी मात्रा उसकी भोजन देने के समय पर होती थी। तो मतलब यहाँ पर क्या करा, UCS और UCR के बीच में एक CR मतलब एक अनुबंधन क्रिया या अनुबंधित क्रिया का इन्होंने संबंध स्थापित कर दिया, जिसे ही हम बोलते हैं क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम और अलग अलग नामों से जानते हैं। हम इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके बाद हम इसको प्रतिवादी अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके बाद और भी इन्हें 2-3 नामों अलग अलग हैं जिनके अलग अलग नामों से सिद्धांत को जाना जाता है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अभी तक जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा।
और अगर समझ में नहीं भी आया और यदि समझ में नहीं भी आया तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आइए दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं अपने देसी भाषा में। जैसे मान के चलिए अभी एग्ज़ाम के टाइम पे आप जैसे कई स्टूडेंट क्या होते हैं, रात को 3-3 बजे तक पढ़ाई करते होंगे, रात को 3-3 बजे तक जागकर पढ़ाई करते होंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते होंगे जो ज़रूरी नहीं पढ़ाई करते हो, फेसबुक व्हाट्सएप में भी अपना टाइम स्पेंड करते होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा रात को 2-3 बजे तक जाग रहा है और जागने के बाद अगर वो इतनी लेट तक जागता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्या होगा, लेट उठेगा। तो अब मान के चलिए बच्चा टाइम से उठ नहीं पा रहा, तो क्या होता है, उस घर में उस बच्चे की माँ क्या करती है, उस बच्चे को आकर उठाती है। अब यहाँ पर माँ क्या करती है, बच्चे को आकर उठाती है, मतलब यहाँ पर माँ क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। यहाँ पर माँ क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। और जैसे ही माँ क्या करती है, बच्चे को आकर उठाती है, तो बच्चा क्या होता है, उठ जाता है। बच्चा क्या हो जाता है, उठ जाता है। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या हो जाता है, उठ जाता है। इसका मतलब बच्चा क्या करता है, एक प्रकार से स्वाभाविक क्रिया करता है। अब इस स्वाभाविक उद्दीपक और इस स्वाभाविक क्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित करना, जो उन्होंने अपने सिद्धांत में घंटी के द्वारा कर दिया था। जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया जाता था, साथ में घंटी बजा दी जाती थी, तो घंटी के साथ उसका संबंध स्थापित कर दिया जाता था। मतलब कुत्ते को लगता था कि घंटी बजने से उसको भोजन मिलता है, तो घंटी का संबंध भोजन और कुत्ते की लार से कर दिया था। वहीं हम बात करें अपने तरीके से, जैसे ही माँ बच्चे को उठाती है तो माँ यहाँ पर क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। और जब जैसे ही बच्चा क्या करता है, माँ के जगाने के बाद बच्चा उठ जाता है, तो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, स्वाभाविक क्रियाएं कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि माँ अगर बच्चे को उठाने के साथ यदि ऐसा करे कि आके कुछ दिन तक मान के चलो ये क्रिया चलती रही, लेकिन अब क्या करती है माँ कि बच्चों को उठाने से पहले कमरे की लाइट ऑन कर देती है। तो और ऐसी प्रक्रिया क्या होती है, बार बार कुछ दिन तक लगातार चलती रहती है। तो अब क्या होता है, कुछ दिन बाद बच्चा माँ के उठाने से पहले जैसे ही क्या करती है, जहाँ पर बच्चे मतलब रूम में आकर जैसे ही क्या करती है, लाइट ऑन करती है, तो बच्चा उठ जाता है। पहले क्या होता था नॉर्मल कि जैसे ही माँ उठाती थी तो बच्चा क्या करता था, उठ जाता, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक द्वारा स्वाभाविक क्रियाएं हो रही। लेकिन अब बच्चे का उठने का संबंध किससे कर दिया, उस लाइट से कर दिया, उस बल्ब से कर दिया, जिसके ऑन होते से ही बच्चा क्या हो जाता है, उठ जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि माँ के द्वारा बच्चों को उठाने से पहले बार बार क्या किया गया, बल्ब चालू किया गया। इसके बाद बच्चे को आवाज़ देकर उठाया, यही क्रिया बार बार होती रही। अगले दिन भी क्या करा, माँ ने बच्चों को उठाने से पहले बल्ब जलाया, इसके बाद बच्चों को आवाज़ दी। तो वहाँ पर क्या होता है, अब कुछ दिन बाद ऐसा हो जाता है कि बच्चे को आवाज़ ना दे तब भी सिर्फ बल्ब जलाने से यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चा उठ जाता है। मतलब उठने का संबंध अब बच्चे का यहाँ पर किससे कर दिया, लाइट से कर दिया। तो ये जो संबंध है यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, पूरी तरीके से अनुबंधन हो गया। और उस अनुबंधन किससे हुआ, यहाँ पर लाइट से। तो इस प्रकार स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया के बीच में एक किसी प्रकार का कृत्रिम उद्दीपन के द्वारा यहाँ पर संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। और इन्होंने इस सिद्धांत में यही बताने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम पावलोव के इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है, वॉटसन नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और इस सिद्धांत के आधार पर वॉटसन ने 1921 में अपना एक प्रयोग किया। और इस प्रयोग में इन्होंने एक 11 माह के अल्बर्ट नाम के बच्चे को एक खरगोश के द्वारा
प्रयोग किया है। अब वो किस प्रकार से किया, अब हम उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर वाटसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, बच्चे को 11 माह का बच्चा जिसका नाम अल्बर्ट था उस पर उन्होंने प्रयोग किया और उसको एक खरगोश दिखाया। और वो खरगोश को देखकर बच्चा क्या होता है, बहुत खुश होता था, बहुत प्रसन्न होता था, उसे अच्छा लगता था। वो खरगोश के ऊपर जैसे हाथ फेरता था, बच्चों को बहुत खुशी होती थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन तक ये क्रिया चलती रही, लेकिन थोड़े दिन बाद 2-4-6 दिन बाद या कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या किया कि जैसे ही अल्बर्ट नाम का बच्चा खरगोश पर हाथ फेरता तो वाटसन नाम के वैज्ञानिक क्या करते, एक डरावनी आवाज पीछे से निकालने लगते। मतलब बच्चा जैसे ही खरगोश पर हाथ फेरता, उसको सहलाता, तो पीछे से एक डरावनी आवाज बच्चों को सुनाई देती है। तो बच्चा क्या हो जाता है, डर जाता है। और यही क्रिया क्या होती है, बार बार कंटिन्यू चलती रहती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा आवाज के साथ साथ क्या करने लगता है, डरने लगता है। वो कुछ दिन बाद क्या होता है, वो बच्चा खरगोश जैसे प्राणी या खरगोश से ही देखने से ही उसको डर लगने लगता है। और खरगोश क्या, उसके जैसे दिखने वाला दूसरे जानवर से भी क्या होने लगता है, बच्चा डरने लगता है। तो इस सिद्धांत में उन्होंने ये प्रयोग किया खरगोश पर, और इसको सबसे पहला जो प्रयोग मानव पर किया था, अल्बर्ट नाम के बच्चे पर, वो इन्होंने किया था। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और मानव पर सबसे पहले प्रयोग इस सिद्धांत का, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत का प्रयोग वाटसन नाम के वैज्ञानिक ने किया है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या महत्व है। तो सबसे पहले अगर हम महत्व की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ये दर्शाया कि बच्चे की आदत में सुधार लाना। अगर कोई क्रिया बार बार करवाई जाए, बच्चे से कोई काम बच्चे को बार बार करने के लिए बोला जाए तो वो क्या हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है। मतलब यहाँ से बच्चा क्या करता है, अपने व्यवहार को सुधार लेता है, अपनी आदतों में सुधार ले आता है। वहीं हम बात करें कि गलत आदतों को तोड़वाने के लिए या गलत आदतों को छोड़ने के लिए भी बच्चे इस सिद्धांत पर डिपेंड होते हैं। मतलब यहाँ पर जो दूसरा महत्व क्या है कि बच्चे की गलत आदतें जो पड़ जाती है, हम उनको भी इस सिद्धांत के द्वारा क्या कर सकते हैं। ये इस सिद्धांत का जो महत्व है कि ये जो बताता है कि यहाँ से बच्चा क्या होता है, गलत आदतों को भी सुधार सकता है। तो ये था क्या, पावलोव का अनुबंधन सिद्धांत। इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, यहाँ से पेपर में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा आलोचना भी की गई है। वो आलोचना किस बात को लेकर की गई है, कहीं ना कहीं क्या कमी थी इस सिद्धांत में जो अन्य मनोवैज्ञानिक देख पा रहे थे इस सिद्धांत में। तो अब हम देखते हैं क्यों इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई। तो जिन मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है, उनका मानना था कि ये जो सिद्धांत है वो यंत्रवत तरीके से कार्य करता है, यंत्रवत तरीके से कार्य करता है, या फिर उनका कहना था कि ये सिद्धांत यंत्रवत है। मतलब मनुष्य एक मशीन नहीं है जो आप किसी कार्य को उसको बार बार करा के उसकी आदत डाल देते हो। मतलब उनका कहना ये था कि मनुष्य के अंदर तर्क करने की, सोचने समझने की, विचार करने की क्षमता होती है। और उन्होंने बताया कि ये जो सिद्धांत है वो एक यंत्रवत रूप में कार्य करता है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई। दूसरा ये था कि यहाँ पर कुत्ते के सामने जो उद्दीपक था वो बार बार घंटी के साथ उसको संबंधित कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर अगर बार बार क्रिया कराई जाती है या बार बार किसी क्रिया को दोहराया जाता है तो क्या हो जाता है, बच्चों को उस चीज की आदत हो जाती है। लेकिन वही उद्दीपक को कुछ समय के लिए अगर प्रस्तुत ना किया जाए, कुछ समय के लिए बच्चे के सामने उस उद्दीपक को ना लाया जाए, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो संबंधहीन हो जाता है। मतलब उससे थोड़ा सा संबंध हट जाता है। और बार बार दोहराने से क्या होता है कि बच्चे का संबंध बना रहे, लेकिन अगर उसको बार बार दोहराए नहीं जाए तो उससे संबंध हट जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर बच्चा क्या कर सकता है, किसी क्रिया को भूल सकता है अगर कुछ समय के लिए उसको दोहराया नहीं जाए। मतलब यहाँ पर जो बच्चा सीखता है वो पूरी तरीके से स्थायी नहीं होता है। अन्य वैज्ञानिकों का ये मानना था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इस सिद्धांत की आलोचना भी की है।
तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा पावलोव ने कैसे अपने प्रयोग किया, किस प्रकार प्रयोग के द्वारा उन्होंने अधिगम से संबंधित क्या बातें बताई, जो सभी टेट्स टीचिंग एग्जाम और जितने भी अदर स्टेट के टीचिंग एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।